एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपके सीटेट के एग्ज़ाम के कुछ दिन शेष रह गए हैं, जिसकी स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें आपको ऑल सिद्धांत, सीडीपी के एंड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मैं आपको कवर करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को करवा दिया है, आरटी 2009 एंड जीन पियाजे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लॉरेंस कॉलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी स्टेजेस एंड लेवल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कॉलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, ये इन्होंने क्या दिया था, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। इसका अगर की पॉइंट बताऊं मैं, अगर आपको कहीं भी नैतिकता या नैतिक वर्ड दिखे तो आपको समझ जाना है वो सिद्धांत किसने दिया है, कॉलबर्ग ने दिया है। कहीं भी आपको ऑप्शन में नैतिक दिखे, नैतिकता दिखे तो दिया है हमें लॉरेंस कॉलबर्ग ने दिया है। ये कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कहाँ के थे, तो कहाँ के थे, अमेरिका के थे। नैतिकता होता क्या है, जिसमें हमें सही गलत की पहचान होती है। जो बच्चा किससे सीखता है, अपने सामाजिक परिवेश से सीखता है, वो हमारी क्या कहलाती है, नैतिकता कहती है। कॉलबर्ग ने हमें एक स्टोरी दी थी जिसमें उन्होंने सही और गलत की पहचान के बारे में बताया है। स्टोरी किस पर थी, हिंज पर थी। इसमें क्या होता है, हिंज की वाइफ जो होती है वो बीमार हो जाती है, जिसकी दवाई लेने के लिए वो मेडिकल शॉप पर जाता है। तो वो जो होती है दवाई बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसीलिए वो खरीद नहीं पाता उसको। तो वो किसके पास जाता है, जो उस दवाई को बनाता है। तब हिंज क्या करता है, उसको कहता है कि वो दवाई उसे दे दे, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उस दवाई की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा थी। ये सोच रहा था कि इस दवाई को बेचकर मैं बहुत सारे पैसे गेन करूँगा। इसीलिए हिंज ने क्या किया, जब हिंज को उसने मना कर दिया तो हिंज ने उसकी दुकान की तोड़फोड़ कर दी और उस दवाई को चुरा लिया। तो यही चीज़ उसने बताई है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो दवाई चुराता तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती, अगर नहीं चुराता तो उसकी बीवी मृत्यु हो जाती। इसीलिए हिंज ने क्या किया, दवाई को चुरा लिया। तो यही चीज़ बताई है कि सही और गलत के बारे में निर्णय लेना जो है कॉलबर्ग ने अपनी इस थ्योरी में बताया है, जिसमें कॉलबर्ग ने 3 लेवल्स दिए हैं एंड 6 स्टेजेस दिए हैं। स्टोरी से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है कि हिंज की स्टोरी किस में दी गई है। तो दी गई है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि कॉलबर्ग ने दी है। कॉलबर्ग ने इसमें क्या दिए हैं, 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस दिए हैं। इसके 2 पार्ट है, जिसकी वजह से इसके 6 स्टेजेस हो जाती है। नैतिकता क्या होती है, जन्मजात नहीं होती है, वो धीरे धीरे बच्चे में आती है। कॉलबर्ग ने इसके अलावा क्या कहा है, उन्होंने 2 बातों पर बल दिया है, नैतिक दुविधा एंड नैतिक तर्कणा। नैतिक दुविधा क्या होती है, सही और गलत के बारे में निर्णय न ले पाना, मतलब कि किसी चीज़ में फंस जाना कि हम ना तो इसमें सही का पता कर पा रहे हैं और ना ही गलत का पता कर पा रहे हैं। और नैतिक तर्कणा क्या होता है, सही और गलत में से किसी एक को चुन लेना, जैसे कि हिंज ने चुन लिया था कि उसने चोरी को चुना था। तो इस टाइप से क्या होता है, ये नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा जो है कॉलबर्ग ने इस पर बल दिया था। इसी में कॉलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं, जिसकी स्टेजेस मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट लेवल जो है हमारा पूर्व परंपरागत अवस्था, जो कि होती है 4 से 10 वर्ष के बीच में होती है। इसमें क्या होता है कि सही गलत का कोई आइडिया नहीं होता और हमें क्या होता है, हम दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहते हैं। मतलब दूसरे लोग हमें जो भी कह देते हैं हम उसी को सच मानने लगते हैं। तो ये चीज़ किस में होती है, पूर्व परंपरागत अवस्था में होती है। इसमें क्या होता है, नैतिकता शून्य होती है, क्योंकि हम खुद से कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दूसरों की। इसी लेवल को प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी कहते हैं। ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि नाम बदलकर पूछ लिए जाते हैं। इसके अंदर इन्होंने 2 स्टेजेस दिए हैं। फर्स्ट चीज है दंड एवं आज्ञा पालन, सेकंड है व्यक्तिकता और विनिमय, यानी कि जैसे को तैसा। इसे अदला बदली का सिद्धांत, अदला बदली की स्टेज भी कह सकते हैं। दंड एवं आज्ञा पालन में आप क्या कह सकते हो, जैसे बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि अगर तुम ये कार्य करोगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो जहां पर इस टाइप का भाव उत्पन्न होता है वो हमारा कहलाता है दंड एवं आज्ञा पालन। आई होप फर्स्ट लेवल आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं सेकेंड लेवल।
उसका नाम है परंपरागत अवस्था, जिसे हम रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी बोलते हैं। ये जो होता है वो 10 से 13 वर्ष के बीच में होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, दूसरे लोगों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। इसमें क्या होता है, नैतिकता जो होती है पूरी तरह समाज पर डिपेंड होती है। पहले वाले में क्या था, सही और गलत के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, अन्य लोगों पर निर्भर रहता है। सेकंड में है कि नैतिकता पूरी तरीके से समाज पर डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि पापा गाड़ी चला रहे हैं, किसी के भी पापा हो सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पापा ने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके बगल में उनका बेटा भी बैठा था। तो बेटा क्या करता है, उस चीज को अपने माइंड में फिट कर लेता है, इससे पापा ने गलत कार्य किया। एक तरह से कह सकते हैं रेड लाइट को जब क्रॉस कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसने वो अपने माइंड में बिठा लिया कि रेड लाइट को क्रॉस करने से क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये चीज है कि अपने अंदर समायोजित कर लेना चीजों को, वो हमारा क्या कहलाता है, परंपरागत अवस्था कहलाती है। इसकी भी 2 स्टेजेस उन्होंने दी हैं। पहली है गुड बॉय एंड गुड गर्ल और सेकंड है लॉ एंड ऑर्डर, यानी कानून एवं व्यवस्था। गुड बॉय और गुड गर्ल में क्या आ जाएगा कि हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो हमें गुड बॉय और गुड गर्ल का सम्मान दिया जाएगा, वो चीज़ इसमें देखने को मिलती है। और लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था में क्या होता है कि सारी चीज़ों को फॉलो करना, कानून व्यवस्था का पालन करना, मतलब जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों का पालन करना किस में आ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर में आ जाता है। इसके अलावा देखते हैं थर्ड लेवल जो है हमारा परंपरागत स्तर, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता भी इसे बोलते हैं, जो 13 वर्ष से ऊपर होती है। इसमें क्या होता है, नैतिकता खुद से डिसाइड करते हैं हम। फर्स्ट में क्या था, सही और गलत का कोई आइडिया नहीं होता, अन्य लोग उसका सुझाव देते हैं, मतलब जो अन्य लोग कह रहे हैं वही चीज़ होनी है। सेकंड में क्या होता है, हम दूसरों की चीज़ों को खुद में समावेशित कर रहे हैं, समाज पर डिपेंड है। और थर्ड में क्या हो रहा है कि खुद से हम डिसीजन ले रहे हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए हम खुद से डिसीजन जो ले रहे हैं वो हमारा कहलाता है परंपरागत स्तर, जो कि हमें लेवल 3 में देखने को मिलती है। ये मॉरलिटी का हाई लेवल होता है। इसमें भी इन्होंने 2 अवस्थाएं दी। फर्स्ट है हमारा सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता और सेकंड है हमारा सार्वभौमिक नीति परक उन्मुक्ता। इसमें क्या होता है, सोशल में आप क्या कह सकते हैं, अगर कोई नियम गलत है तो हम उसे तोड़ सकते हैं, मतलब हम खुद से डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नियम बने हुए हैं, अगर वो समाज के हित में नहीं है तो हम उसे तोड़कर नए कानून भी बना सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता। सेकंड है सार्वभौमिक नीति परक उन्मुक्ता। इसमें क्या होता है, स्वयं के नियम बनाए जाते हैं। सामाजिक में क्या था, सोशल, मतलब अगर कोई नियम बना हुआ है उसे तोड़कर हम नया नियम बना सकते हैं अगर वो समाज के हित में नहीं है। लेकिन सार्वभौमिक यूनिवर्सल क्या होता है, स्वयं ही खुद के नियम बनाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं, अब इसमें कह सकते हैं कि मैं खुद भूखा रहूं लेकिन दूसरा भूखा ना रहे, मतलब दूसरों के बारे में सोचना एक तरह से, तो वो हमारा होता है यूनिवर्सल नीतिपरक उन्मुक्ता। इसके अलावा इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा, इससे बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, इसे आप IMP भी लिख सकते हैं। नैतिक तर्कणा क्या होता है, डिसीजन लेने में शामिल तर्क प्रक्रिया। जैसे नैतिक तर्कणा क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सही और गलत के बारे में से किसी एक को चुन लेना, वो हमारा होता है नैतिक तर्कणा। जैसे कि हिंज ने किया था, दुकान तोड़कर दवाई चुरा ली थी, तो उसने एक निर्णय ले लिया था। कंफ्यूज था वो वैसे कि उसे चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने एक निर्णय ले लिया था। नैतिक दुविधा क्या होता है, डिसीजन ना ले पाना, सही और गलत के बारे में कंफ्यूज रहना कि क्या करना चाहिए, सही गलत दोनों में जब डिसीजन ना ले पाए तो वो नैतिक दुविधा, और अगर ले लें तो नैतिक तर्कणा। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसके अलावा जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2021 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि इसकी आलोचना भी हुई है। संस्कृति के अंतर को नज़रअंदाज किया गया है, मतलब इसमें क्या हुआ है, फीमेल को सेकेंडरी में मान लिया गया है। ये बात किसने कही है, कैरोल गिलिगन ने क्या किया है, इनका जो सिद्धांत है उसकी आलोचना की है। इन्होंने कहा है कि फीमेल पक्ष को गोड़ रखा गया है। नैतिकता का आधार किस में माना है, फीमेल में देखभाल को, और पुरुषों की नैतिकता किस पर डिपेंड करती है, न्याय पर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर फीमेल की बात की जाए तो देखभाल पर नैतिकता का आधार है, अगर पुरुषों की बात की जाए तो नैतिकता का आधार क्या है, न्याय पर। न्याय पर इन्होंने डिपेंड बताया है।
ये सिद्धांत आपका यहाँ पर कवर होता है, जिसमें आपको मैंने 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस के बारे में बताया। इसकी स्टेजेस से भी क्वेश्चंस बनते हैं और लेवल से भी। लेवल आपको सीरियल वाइज पता होने चाहिए। सीरियल वाइज बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिला है, जैसे कि पूर्व परंपरागत, परंपरागत एंड थर्ड है परा परंपरागत। एंड इसके सेकंड नेम भी आपको याद रखने हैं, जैसे पहला था प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, सेकंड है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर एंड थर्ड आपको देखने को मिल जाता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो ये तीनों लेवल्स आपको याद रखने हैं एंड प्लस इनकी 2-2 स्टेजेस को आपको ध्यान में रखना है। इसी से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। आई होप ये सिद्धांत आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।